हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणज और गुणनखंड का चैप्टर। ये क्लास उन्हीं सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी जो इस वर्ष 2022 में जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले हम जो है संख्या पत्ती का जो चैप्टर बनाया है उसके अंतर्गत हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जितने भी प्रकार के नंबर हो सकते हैं, जितने भी टाइप नंबर के बन सकते हैं, उन टाइप को हमने डिस्कस किया है। इसके साथ साथ हमने जो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि विभाज्यता के नियम की किस संख्या से कौन सी संख्या कैसे डिवाइड होती है, उससे रिलेटेड कुछ रूल होते हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं, उसका एक लेक्चर बनाया है। और साथ के साथ ही हमने इसमें रोमन नंबर सिस्टम को लेके, रोमन संख्या पत्ती को लेके भी एक चैप्टर बनाए, जो चैप्टर है उसको भी डिस्कस किया है। और अगर आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा, इन वीडियोस को नहीं देखा है, इन सभी वीडियोस का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपके पास टाइम, लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। आप अगर जानते हैं तो 30 अप्रैल 2022 को ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है ना। तो आपके पास 3 साढ़े 3 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो अपनी तैयारी अच्छे से बढ़िया से करते रहिए और मैं भी आपकी हेल्प के लिए वीडियोज के माध्यम से आपको जो है जो नॉलेज हो सकती है वो दे रहा हूँ। और आपके यहाँ पे आप जानते हैं कि भाई आकृति और गद्यांश जो एग्जाम में आते हैं वो अक्सर सभी स्टूडेंट्स बना लेते हैं, सभी छात्र उनको सीख लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन जो गणित के जो सवाल आते हैं, मैथ के जो सवाल आते हैं, बच्चों से उसको करने में बड़ी कठिनाई होती है, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है ना। तो ये अभी हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे गणित के जितने भी चैप्टर हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उनको यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है ना। और अभी तक हमने जितने भी लेक्चर बनाए हैं उनको आप जाके देखें। ठीक है ना। उनको बहुत ही अच्छे से बढ़िया से समझाया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? गुणज और गुणनखंड। ठीक है। इंग्लिश में जो बोला जाता है गुणज को बोला जाता है मल्टीपल, और जो गुणनखंड होता है उसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन देखते हैं, गुणनखंडन कैसे करते हैं। तो आइए जरा समझते हैं ये चैप्टर क्या है, किस तरीके से है। हम यहाँ पे बिल्कुल ही बारीकी से इस चैप्टर को समझेंगे। और जो स्टूडेंट इस चैप्टर को बढ़िया से समझ जाएगा उसको आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एलसीएम, एचसीएफ, लैसा और मैसा, वो चैप्टर भी बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना। ठीक है। और हो सके तो पेन और कॉपी लेके साथ में बैठे और जो जो बातें मैं बता रहा हूँ इनको आप जो है अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि ये चैप्टर में क्या क्या हमें सीखना है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि गुणज क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम गुणज। ठीक है। ये जो गुणज है, इस गुणज को हम अपवर्त्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्त्य। तो गुणज जो है हमारा, उसके दो नाम हुए। क्या हुए? दो नाम हुए, याद रखना। आगे लैसा मैसा में इसका फिर से जिक्र होगा। अगर आप इसको अच्छे से बढ़िया से यहाँ पे सीख गए तो आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। आइए जरा समझे। तो गुणज का एक नाम हो गया है अपवर्त्य और एक हो गया है गुणज। ठीक है। और इंग्लिश के जो स्टूडेंट है उसको यहाँ पे इंग्लिश में समझते रहे, ये दोनों ही भाषा में इसको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मल्टीपल, देखो जरा। तो गुणज और अपवर्त्य को समझिए कि क्या होता है। ठीक। तो जहां पे भी अपवर्त्य शब्द आएगा याद रखना। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? गुणज। चलिए, तो अब देखो जरा, अपवर्त्य जो होता है हमारा या गुणज क्या होता है उसको समझते हैं। तो कोई भी संख्या होती है बच्चों, आपको सभी को पता है कि आपको सभी को टेबल आती है। ठीक है ना। पहाड़े सभी बच्चों को आते होंगे। तो जो आप बचपन से पहाड़े पढ़ते आए हैं, जैसे दो का टेबल पढ़ते हैं ना, है ना, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः। तो ऐसे जो आप टेबल पढ़ते जा रहे हैं यही होता है गुणज, यानी कि टेबल में आने वाले नंबर, यानी कि पहाड़े में जो संख्याएं आती है उन्हीं को हम गुणज बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो भी हमारे गुणज होंगे वो क्या होंगे? आपकी टेबल में आने वाली संख्याएं होती है। या ऐसा समझ लो कि जो गुणज होगा उसमें एक से, दो से, तीन से गुणा करने के बाद, जैसे 2 गुणा 1 2 आया, 2 गुणा 3 कितना आया? 6 आया, 2 गुणा 4 8 आया, 2 गुणा 5 10 आया। तो किसी पर्टिकुलर नंबर में किसी संख्या से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना, क्रमांक संख्याओं से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं गुणज। ठीक है ना। या अपवर्त्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीपल। आइए जरा समझे क्या है ये। जैसे मैंने बताया कि ये दो है,
दो के आप क्या लिखे गुणज, तो आप क्या करेंगे, दो का टेबल लिख देंगे, है ना। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। तो आपने जो दो ये जो टेबल लिखी है, जो नंबर लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, गुणज। क्या है ये, दो के गुणज है भाई। ठीक है, ये कैसे मिले, है ना। दो में जैसे एक से गुणा किया तो दो मिला, तो दो का ये क्या बन गया, गुणज। फिर आपने दो में दो से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, फोर। आपने दो में तीन से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, सिक्स। तो ऐसे इस संख्या में एक से, दो से, तीन से, और ऐसे ही जिन नंबर से हम मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिल रहा है, ये जो नंबर मिल रहे हैं हमें, ये क्या है, दो के गुणज है। ठीक है, क्या है ये, दो के गुणज। अब गुणज दो के अलावा और जितने भी नंबर है हमारे पास सबके हो सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी के भी गुणज निकालने हैं तो बड़ा आसान है। देखो, जैसे मैंने कहा कि 12 के 5 गुणज लिखिए, 12 के 5 गुणज लिखिए। ठीक है, मैंने कहा कि 12 के 5 गुणज लिखिए। आप क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देंगे। समझ में आ रहा है, क्या क्या करना है, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। ठीक है, कैसे, देखो जरा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, है ना। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, और 12 फाइव जा 60। तो 5 गुणज मांगे तो 5 बार पहाड़ा पढ़ देंगे। या अगर ऐसे समझ में ना आए तो 12 का एक से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा, 12 का दो से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू बनेगा हमारा, ठीक है, 12 में तीन से गुणा कर देंगे, कितना बना, 36। 12 में चार से गुणा कर देंगे, ऐसे ही 12 में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमने जो नंबर निकाले हैं, ये क्या निकाले मैंने यहाँ पे, 12 के गुणज। क्या निकाले मैंने, 12 के गुणज। कितने निकाले, 5। ठीक है, कितने मांगे थे उसने, 5 मांगे थे। तो एक से गुणा कर दिया, दो से, तीन से, चार से, 5 से, और जो ये नंबर आए हैं ये सारे के सारे क्या है, 12 के गुणज है। आई होप ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर है, नहीं समझ में आया तो और देखते हैं एग्जाम्पल। देखो जरा, अब देखो, गुणज शब्द आपकी समझ में आ गया। गुणज मतलब गुणा करके, गुणज का मतलब क्या हुआ, जो चीज गुणा करके मिलती है। ठीक है, किसी का भी पूछे आपसे, तो अगर आपसे 5 गुणज पूछता है तो दी गई संख्या में 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलेंगे वो लिख देंगे। या जो भी संख्या पूछेगा उसके 5 बार जो है आप टेबल लिख के, यानी कि 5 का 5 बार पहाड़ा पढ़ के उसको लिख देंगे। जो भी नंबर आएंगे वो सारे उसके क्या बन जाएंगे, गुणज बनेंगे। अब एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कि गुणज कितने हो सकते हैं, किसी संख्या के गुणज कितने हो सकते हैं। तो किसी संख्या के गुणज आपके अनंत हो सकते हैं। क्या बताया मैंने, कि किसी संख्या के जो गुणज है, यानी कि अपूर्णते, किसी भी संख्या के जो अपूर्णते गुणज या मल्टीपल क्या हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी कि अनंत तक हो सकते हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसको बोलते हैं अनंत। तो आपसे कोई पूछे कि भाई गुणज किसी संख्या कितने हो सकते हैं, मैंने कहा भाई दो के गुणज बताओ, दो के अधिकतम कितने गुणज हो सकते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा, अनंत होगा जी। ठीक है, इनफाइनाइट रहेगा, कि किसी भी नंबर के मल्टीपल हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं। चलिए देखो जरा, ये सवाल अगर गुणज आपको समझ में आ गया, इसी का दूसरा नाम अपवर्त्य है, अपवर्त्य भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो पेपर में सवाल कैसे आएगा, पेपर में इस तरह के सवाल आएगा कि कोई आपके पास नंबर दे देगा, कोई कुछ भी नंबर दे देगा, जैसे 15 दिया, है ना। 15 के बोला कि भाई 7 गुणज बताइए, 7 गुणज, या गुणज के स्थान पे तुम्हें ये सब दे देगा उलझाने के लिए। ठीक है, अब बच्चों को इसका तो पता रहता है लेकिन इस शब्द का मतलब नहीं पता रहता। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो तो समझ जाएंगे कि मल्टीपल की बात कर रहा है, वो तो समझ जाएगी मल्टीपल की बात कर रहा है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जब उनके सामने ये शब्द आएगा तो वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि ये अपूर्णते शब्द क्या है। तो बच्चों ये अपूर्णते गुण जी है। ठीक, चलिए, तो 15 के 7 अपूर्णते बताओ क्या होंगे, ऐसा सवाल आएगा कि 15 के 7 अपूर्णते बताइए। ठीक है ना, अब गुण शब्द का मतलब तो सबको पता चल गया, लेकिन अपूर्णते शब्द कोई कोई स्टूडेंट ही इसको याद रख पाएगा, और जो याद रख लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। चलिए देखो जरा, तो कैसे निकालेंगे आप,
15 के 7 गुणज मांगे हैं उसने, तो 15 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ देंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ऐसे पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे। तो देखो जरा, तो क्या हो जाएंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ते जाओ 7 बार, बस पहाड़ा पढ़ दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है, ऐसे 15 तेरह 45, 15 चौका 60, ठीक है, 15 पंजे 75, और 15 छकी 90, और 15 सत्ते 105। तो 7 मांगेगा तो 7 बार पहाड़ा पढ़ना है, 8 मांगेगा तो 8 बार पहाड़ा पढ़ना है, 9 मांगेगा तो 9 बार पहाड़ा पढ़ना है। लेकिन आप कहेंगे जी गुरुजी पहाड़ा तो 10 बार तक होता है, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि 15 गुणज लिखिए, तो आपको 15 बार पहाड़ा पढ़ना है। 10 के बाद 11 से गुणा करना, 11 के बाद 12 से गुणा करना, 12 के बाद 13 से, 14 से, 15 से। समझ में आया? तो पहाड़ा ये मत समझना कि 10 तक ही होता है। आप जैसे ही 10 से आगे 11, 12, 13 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आगे नंबर मिलते रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये क्या बन गए हमारे, ये 15 के 7 गुणज निकल गए या अपूर्वते निकल गए, ठीक है। तो पेपर में जब भी पूछेगा आप आराम से इसको कैलकुलेट कर देंगे, बता देंगे। तो समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए, चलो एक चीज और देखे जरा। अगर गुणज की हम देखें, गुणज जैसे मैंने आपको यहाँ पे नंबर लिखा था, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे 13 के कुछ गुणज लिखे, ठीक है। जैसे मैंने 13 के यहाँ पे क्या लिखे, 13 के कुछ गुणज लिखे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक है, 13 चौका 52, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ गुणज लिखे। तो आप गौर से देखो जरा, ठीक है, आप गौर से देखो, ये सारे के सारे नंबर 13 के पहाड़े में आते हैं। क्या है, ये सारे के सारे नंबर 13 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि इस संख्या के पहाड़े में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सारे नंबर 13 के क्या बन गए, गुणज बन गए, यानी कि अपूर्वते बन गए, मल्टीपल। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे जाए, ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे जाके आपका एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और वहां पे मैं इसको फिर से रिवाइज करवाऊंगा, और वहां पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे अच्छे समझिए तो वहां पे भी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। आइए जरा समझे। तो इस नंबर को कौन सा देखो, 13, 26, 39, 52, और आगे भी जितने भी इसके गुणनखंड बनते जाएंगे, जितने भी इसके गुणज बनेंगे, जितने भी नंबर इसके पहाड़े में आते जाएंगे, तो क्या मतलब है। तो अगर आपसे गुणज की डेफिनेशन बोले प्रॉपर, तो आप एक चीज देखो, जो भी इसकी टेबल में आ रहा है वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये 26 इसकी टेबल में आ रहा है, 26 13 के पहाड़े में आ रहा है, तो 26 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 39 13 के पहाड़े में आ रहा है, तो 39 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 52 13 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये जो 52 है ये भी 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आप समझना, इसी चीज से आप इसकी डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को अच्छे से याद कर लेंगे। आइए जरा समझे कैसे। देखो ये नंबर क्या बताया मैंने अभी, ये नंबर 13 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 13 से डिवाइड होते हैं। तो गुणज और अपवर्त्य या मल्टीपल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कि ऐसा नंबर, ये नंबर क्या है, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा विभाजित हो। क्या बताया, दोबारा से सुनो, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर के पहाड़े में आता है, या ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा विभाजित होता है, पूरा पूरा भाग होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, गुणज बोलते हैं या अपवर्त्य बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा नंबर जो दिए गई संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए, समझ में आया ना। तो जो डिवाइड हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, गुणज बोलेंगे, ठीक। तो ये जो नंबर है ये इस नंबर के गुणज है। तो ये कब इसके गुणज बनेंगे, जब इस नंबर से ये नंबर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। देखो, तो गुणज के साथ में ही यहाँ पे एक और शब्द आता है, पेपर में आपसे सवाल आएगा। ये चीज बनते हैं यहाँ पे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, या एक नाम और होता है इसका, सर्वनिष्ठ। क्या बताया, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कॉमन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ को कॉमन। तो कॉमन बातें कॉमन शब्द को अधिकतर बच्चे जानते हैं। आइए जरा, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, क्या बोला मैंने, गुणज। गुणज, या इसकी जगह क्या लिखेगा वो, अपवर्त्य, ठीक है, अपवर्त्य, और इंग्लिश में मल्टीपल, ठीक है। तो ये टर्म को सीखना है कि ये क्या है भाई।
उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखा रहेगा, इंग्लिश भाषा में कैसे लिखा रहेगा, ये कॉमन मल्टीपल बताइए क्या है। हिंदी में कैसे लिखेगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से आपको दो संख्या या तीन संख्या या चार संख्या दे देगा और बोलेगा कि इनका कॉमन जो गुणज है, कॉमन आपका मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करे, है ना, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। आइए जरा समझिए क्या बता रहा हूं मैं। देखो जरा, यहाँ पे इस तरीके का सवाल बनेगा कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 6, 4,6 का उभयनिष्ठ, 4,6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सॉरी गुणज, उभयनिष्ठ गुणज क्या है। ठीक है, उभयनिष्ठ आ जाएगा और इंग्लिश में क्या लिखेगा, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ज्ञात करो। तो देखो नंबर लिए छोटे छोटे से जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो हम देखेंगे उभयनिष्ठ निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 के जितने भी गुणज है उनको लिख दो। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौकी 24। ठीक हो गया, 4 सत्ते 28, 4 नम 36 और 4 ढाई 40 और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही 6 लिखो, 6 के हम 6 की पूरी टेबल लिख दो, 6 की टेबल लिख दो। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 6 छकी 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। ठीक हो गया, ऐसे देखो आपके सामने मैंने 4 के और 6 के गुणज लिखे, है ना, यानी कि टेबल लिख दी बस। ठीक है, तो गुणज को सीधी सी बात हम समझिए कि टेबल होती है, यानी कि पहाड़ा होता है। क्या होता है, पहाड़ा, पहाड़े में आने वाली संख्या ही गुणज होती है। ठीक, आइए जरा समझे। तो उभयनिष्ठ गुणज निकालना है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो कॉमन को आप इस तरीके से समझना कि ऐसा गुणज जो यहाँ पे भी मौजूद हो और यहाँ पे भी मौजूद हो, यानी कि 4 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है, 4 की टेबल में भी आए और 6 की टेबल में भी आए, ऐसे नंबर को हमें क्या करना है, चुनना है। ठीक है, देखो जरा, तो गौर से देखो, यहाँ पे देखो 12 है, बिल्कुल है, यहाँ पे देखो 12 है, हाँ है, यहाँ पे देखो 24 है, बिल्कुल, यहाँ पे देखो 24 है, हाँ है। ठीक है ना, ऐसे ही आगे यहाँ पे देखो 36 यानी कि 36 है, यहाँ पे देखो 36 है। ठीक हो गया, आगे भी ऐसे जाके और भी मिलेंगे। तो अभी तक मैंने थोड़ा सा ही पहाड़ा लिखा है, थोड़े से मल्टीपल लिखे इसके। तो यहीं पे देखो, तो ये 12 12, 24 24, 36 36, तो 4 और 6 के मैंने क्या लिखे, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं यही है आपके उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। तो 12 24, ठीक है, 12 24 और 36 और ऐसे ही आगे भी मिलते रहेंगे। तो समझ में आ गया, है ना, क्या बताया कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, सिर्फ कॉमन संख्या ढूंढनी होती है, ऐसी संख्या जो 4 के पहाड़े में भी आए और जो 6 के पहाड़े में भी आए, और वो दोनों के पहाड़े में आएगा तो उसी को बोलेंगे आप उभयनिष्ठ गुणज या कॉमन मल्टीपल। क्लियर है क्या, बिल्कुल। देखो जरा, अगर आपको समझ में आ गया तो इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, और इंग्लिश में लिखा आएगा कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो एक सवाल यहां से इस तरीके से बनेगा कि चार निम्नलिखित संख्याओं का कॉमन आप गुणज लिखिए, कॉमन मल्टीपल लिखिए, यानी कि उभयनिष्ठ गुणज लिखिए। ठीक है ना, तो कर देंगे इसको। चलिए, अगर इसकी समझ में आ गया है आपको तो अच्छी बात है। अब देखो जरा आगे, तो कॉमन जो मल्टीपल है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सीधी सी बात है कि ऐसी संख्या चुननी है आपको जो 6 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, 4 और 6 दोनों से कट जाए, उसी को उभयनिष्ठ गुणज या सर्वनिष्ठ गुणज या कॉमन मल्टीपल कहा जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या आएगा। देखो, तो यहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज के बारे में आपसे पूछ सकता है, पेपर में सवाल कॉमन पूछ सकता है, या किसी के
दो गुणज बताओ, पांच गुणज बताओ, 10 गुणज बताओ, ऐसे लिख सकता है। बस इतना ही आपसे पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब जा दूसरा कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर क्या आता है, गुणनखंड। दूसरी चीज क्या है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर। चलिए, तो गुणज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम जरा फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड, इसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, अपवर्तक। क्या बताया मैंने, अपवर्तक। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फैक्टर। ठीक है, देखो जरा, तो गुणनखंड या अपवर्तक, ये सब सब जानते हैं, सब बच्चे समझ जाएंगे। अपवर्तक बहुत कम बच्चे समझेंगे। पेपर में आपको इन शब्दों के साथ में ही आपको परेशान करेगा। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो फैक्टर को आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, या अपवर्तक क्या होता है। ठीक, आइए जरा समझे। देखो, तो गुणनखंड करना है। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक चॉकलेट है, ठीक है, बच्चों को चॉकलेट अच्छे से मतलब कि ज्यादा पसंद होती है, चॉकलेट का उदाहरण लिया। ये एक चॉकलेट है, आपने इसे बीच से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो जब ये बीच से ब्रेक हो जाएगी तो कैसे दिखने लगेगी, ऐसे दिखने लगेगी। एक चॉकलेट के दो हिस्से कर दिए आपने, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये जो एक चॉकलेट ले लो या कोई भी चीज ले लो, है ना, तो जब इसके आपने दो टुकड़े कर दिया है, तो ये जो दो टुकड़े बने, एक और दो, ये क्या बन गए, इस चॉकलेट के खंड हो गए। खंड मतलब टुकड़े। ऐसे ही यहाँ पे संख्याओं के टुकड़े करने हैं, तो गुणनखंड का सीधा सा मतलब क्या होगा, संख्याओं के टुकड़े यानी कि गुणनखंड। तो गुणा करके मिलने वाली चीज है, आइए जरा देखते हैं क्या है मतलब इसका। ठीक है, संख्या को समझते हैं, तो सीधी सी बात है, गुणनखंड का अलग हो गया टुकड़े, किसके, संख्या के। ठीक है, आइए जरा, देखो, तो जैसे मैंने कहा 6, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, देखो, 6 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है ना, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 1 2 20 के टुकड़े हुए, गुणाखंड हुए। 2 गुणा, देखो सबके बीच में गुणा लगी हुई है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कैसे हुए, ये 6 के गुणनखंड हो गए। तो किसी संख्या को जब ऐसे ब्रेक करके तोड़ के लिखते हैं, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। तो समझ में आ गया होगा। आइए जरा समझते हैं कि गुणनखंड होते कैसे हैं, कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड को अगर हम देखें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो गया है कि 6, आप सोचिए कि ये 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या होता है, 1। 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर 6 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से, 2 के पाड़े में 6 आता है। ठीक है, इसके बाद 3 से डिवाइड होता है, इसके बाद फिर 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, किससे होगा, सीधा 6 से। तो 1 2 3 और 6, ये चारों के चारों नंबर क्या बन गए, 6 के गुणनखंड बन गए, फैक्टर बन गए। क्लियर है। तो अगर मैं गुणनखंड की परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, फैक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। क्या बताया मैंने, समझ में आया, कुछ नहीं आया, दोबारा समझो। ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर सके। ठीक, देखो जरा, 1 6 को भाग कर रहा है, तो 1 6 का गुणनखंड बन गया। 2 6 को भाग कर सकता है, 2 20 का गुणनखंड बन गया। 3 6 को भाग कर सकता है, 3 20 का गुणनखंड बन गया। 6 6 को भाग कर सकता है, 6 20 का एक गुणनखंड बन गया। तो ऐसे कोमा लगा के जो लिखा है, ये क्या है, 6 के सभी गुणनखंड। ठीक है, सभी गुणनखंड है, ऑल फैक्टर। ठीक है, ऑल फैक्टर ऑफ 6। तो अगर आपसे सभी गुणनखंड पूछे तो आप कोमा लगा के ऐसे लिख देंगे। अब देखो जरा, जैसे मैंने कहा कि 12 के गुणनखंड बताइए, तो आप सोचो कि 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, देखो, 1 से डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसी संख्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है। क्लियर है ना, आइए जरा देखें। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से 12 भाग हो जाएगा बिल्कुल, 3 से भाग हो जाएगा बिल्कुल, 4 से भाग हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, 4 के बाद 5 से नहीं होता है, 6 से भाग हो जाएगा। कैसे पता चला है मुझे, ये भाग करके देख रहा हूं मैं, है ना, 6 से ऐसे भाग किया तो ये पूरा पूरा चल गया। तो जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो बोल देंगे पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक, वो भाग करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख लेना। आइए जरा, देखो, 6 से हो गया, 7 से नहीं होता, 8 के पाड़े में नहीं 12 आता, है ना, 9 के, 10 के, 11 के, तो फिर सीधा किससे होगा, 12 से। ठीक, तो 1 2 3 4 6 और ये 12, ये सारे के सारे क्या बन गए, 12 के
गुणनखंड। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 30 है, 30 के सभी गुणनखंड लिखे, आपसे बोले कि 30 के सभी गुणनखंड लिख के बताइए, है ना? क्या बोला कि 30 के गुणनखंड बनाओ, ठीक है, सभी गुणनखंड बताओ। तो सभी के लिए क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये किस किस से भाग हो सकता है। एक से भाग हो जाएगा बिल्कुल, दो से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, तीन से भाग हो जाएगा बिल्कुल, चार के पहाड़े में 30 नहीं आता है, पांच से हो जाएगा, छह से हो जाएगा, छह से पहाड़े में आता है ना, सात के पहाड़े में 30 नहीं आता, आठ के पहाड़े में 30 नहीं आता, नौ के पहाड़े में 30 नहीं आता, दस के पहाड़े में आएगा। ठीक हो गया? दस के बाद 11 12 13 14 15 के पहाड़े में आएगा, सीधा 15 के। समझ में आ रहा है क्या? 15 के पहाड़े में आएगा। 15 के बाद फिर 16 17 18 19 20, है ना, और सीधा 21 22 23 25, सीधा ही 30 से होने वाला है। किससे कटेगा? 30 के। यानी कि ये नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखे सारे के सारे, ये 30 के गुणनखंड बन गए। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, इसको दोबारा से देखना एक बारी। ठीक है, तो ये ऐसे जो लिखा है, ये किसी भी संख्या के हम क्या बना सकते हैं? गुणनखंड बना सकते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ में समझ में आ गया हो तो ये जितने भी नंबर है, इन्हीं को गुणनखंड, इन्हीं को अपवर्तक बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने बता दिया है, ठीक है, कि ऐसा नंबर जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर सके, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे गुणनखंड। और इंग्लिश में अगर याद करना है तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज ए नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। क्या बताया? कि दोज नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर, जो दिया गया नंबर होगा उसको पूरा पूरा भाग कर देगा, वो उसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम कि इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं। देखो भाई, इसके बाद क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, देखो जरा, तो सबसे पहले तो आपको इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए, अभाज्य, है ना, अभाज्य अविभाजित, ऐसा नंबर जो भाग ना हो सके। ठीक है, किससे? एक से, किसी भी संख्या से, ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से भाग होती है उसको बोलते हैं अभाज्य प्राइम नंबर। आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो पूरा जो हमारा पहला लेक्चर है नंबर सिस्टम का, ठीक है, वहां पे प्रत्येक संख्या को, हर एक संख्या को मैंने बहुत अच्छे से बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, उसको जाके देखिए। ठीक है ना, चलिए। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हो। आइए जरा, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसको कैसे निकालते हैं हम? ठीक, देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 24, इससे पहले मैंने जो बताया गुणनखंड निकालना, उसमें सभी गुणनखंड थे वो। अब इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे बनते हैं यहाँ पे देखो जरा। आप 24 को लिखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से इसको बना देंगे। और आप सोचिए सबसे छोटी संख्या एक, एक को छोड़ के दो, दो से स्टार्ट करते हैं और इसे भाग करेंगे। क्या करेंगे? इस 24 को दो से भाग किया, ठीक है, ये पूरा भाग हो गया, तो कितना आया? 12। दो से 24 को भाग करो, और ये क्या है? भागफल। इस भागफल को यहाँ लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे? भागफल को यहाँ लिख देंगे। इस 12 को फिर सोचो कि दो से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, हो जाएगा, तो आप दो से फिर भाग करेंगे, तो 6 बार पढ़ा चल जाएगा। इस 6 को, यानी कि देखो फिर देख लो, बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, इसके बाद भी समझ में ना तो कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा तुम्हें ये। ठीक है, ऐसे। तो कितना आया? 6। जितना भाग करके भागफल आएगा उसको यहाँ रख देंगे, और फिर सोचेंगे कि क्या ये भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, दो से भाग हो जाएगा बिल्कुल। अब ये 3 आ गया, 3 दो से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे? सीधा ही 3 से डिवाइड करेंगे, कट गया। ठीक है, जब यहाँ पे एक आ जाएगा, जब हमारी भाग रुक जाएगी, तो ये जो नंबर आए हैं इधर वाले, ठीक है, जितने भी ये भाजक है, डिवाइजर है इसके, ठीक है, इनको यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इस प्रकार से 24 के जो ये नंबर लिखे मैंने यहाँ पे गुणा में, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। करने का तरीका आपके सामने है। ठीक है, अगर ये तरीका अभी नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख पाएंगे जीवन में, तो इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से बढ़िया से समझ लेना एक बार ही, और फिर खुद पे खुद आप सीख जाएंगे इसको। चलिए देखो, और नंबर लेते हैं, कुछ भी दे सकता है, मैंने बहुत छोटा नंबर लिया है, और ये बहुत ही बेसिक क्लास है, जो कक्षा 3 में, 2 में भी बच्चा होगा, कक्षा 3 का बच्चा होगा, 4 का बच्चा होगा, वो भी इसको अच्छे से सीख जाएगा। आप तो खैर 5th क्लास में हो,
ठीक है, आपको तो एग्जाम देना है। और जो बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, जो फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में, जो आने वाले टाइम पे जो है जवान नवोदय का एग्जाम देंगे, वो भी इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वो भी बढ़िया से सीख जाएंगे। चलिए यार, देखो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 120। 120 के क्या बनाने, अभाज्य गुणनखंड लिखो। क्या बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर बताओ इसके। तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे नंबर लिखो। ठीक है, और इसे भाग लगाना चालू कर दो। 2 से इसे भाग कर देंगे, 2 छकी 12। अब मैं इसको डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ। आपको जो पहले वाले, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में सिखाया, आप ऐसे करना। ठीक है, फिर 2 से 60 भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो, 60 को आप 2 से ऐसे भाग कर लेंगे। इस जीरो को यहाँ पे उतारा, पढ़ा नहीं चलेगा, जीरो वहीं चली जाएगी। कितना आ गया, 30। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। 2 से आगे क्या आता है, 3। 3 से डिवाइड करके देख लो, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो गया। फिर 5 से डिवाइड होगा, जब 5, जब यहाँ पे 1 आ जाएगा रुक जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपके इसके प्राइम फैक्टर बनाने 120 के, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो ये जो नंबर लिखे हैं, अब देखो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके और आगे उसको तोड़ा जा सके। ठीक है ना, देखो 2 को आगे नहीं तोड़ सकते, 3 को नहीं तोड़ सकते, 5 को नहीं तोड़ सकते। तो इन्हीं को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। हर एक फैक्टर, हर एक गुणनखंड इसमें अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया। चलिए अब देखो, एक बात और आपको बता देता हूं मैं यहीं का ही। जो ये नंबर लिखा मैंने यहाँ पे, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3। तो आपने देखा कि 2 3 बार रिपीट हो रखा है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5। तो ये भी प्राइम फैक्टर है। ठीक है, जो संख्या जितनी बार लिखी हो उसको उतने ही बार उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए, जैसे 2 की पावर 3 लिखा, तो ये इसको बोलते हैं घात या पावर। ठीक है, और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार यानी कि बेस। ठीक है, आप जैसे थोड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, इसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो जो नंबर जितने बार लिखा है उतना ही उसके ऊपर नंबर लिख देते हैं, 2 की पावर 3 करके लिख देंगे। तो इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये सब 120 के क्या बन गए, प्राइम फैक्टर बन गए। अगर आपको ये आ गया तो अगला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से सीख जाएंगे आप। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया अब, है ना। अभाज्य गुणनखंड या आपका समझ में आ गया। और अपवर्तक भी गुणनखंड का ही नाम होता है। गुणनखंड क्या होता है, दोनों बातें हम समझ चुके हैं। अब देखो जरा आगे। नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल हो लेते हैं साथ के साथ में ही। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 280। 280 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 280। फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 280। 280 के प्राइम फैक्टर बताओ। ठीक, आई जा रहे कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसे डिवाइड करना चालू कर दूंगा। 2 से इसे पूरे को भाग कर दूंगा। तो रफ कॉपी में फट से भाग कर देंगे आप। अगर आप मेंटली नहीं कर पाते तो यहाँ पे ऐसे रफ कॉपी में इसको कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे जीरो उतारा, जीरो वहां हो जाए, कितना आया, 140। यहाँ पे लिख दो 140। फिर देखो कट जाएगा। जब जब यहाँ पे जीरो या कोई सम संख्या होगी, 2 4 6 8, तब तक ये 2 से कटता रहेगा। ये मैंने आपको 2 के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में सिखाया है, 2 के विभाज्यता के नियम में सिखा रखा है। फिर भाग करो, 2 से करेंगे तो 70 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब 2 से भाग नहीं होगा तो क्या 3 से भाग होगा, नहीं, 35 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सीधा ही 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आ गया, और इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे इसको भाग कर देंगे। अगर आपको भाग अच्छे से बढ़िया से करनी आती है तो आप इसको सीख जाएंगे। नहीं तो पहले भाग सीखिए और फिर यहाँ पे आइए। नहीं तो ये आपके सिर का दर्द बनाएगा। और ये समझ में नहीं आया तो आपको आगे एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर भी समझ में नहीं आने वाला। तो मैंने यहाँ पे 2 3 एग्जाम्पल बता दिए। तो 280 के आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, 280 बराबर, और जो ये नंबर लिखे हैं यहाँ पे मैंने, ठीक है, इन नंबर को इसके सामने लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार गौर से देखो, हर एक नंबर यहाँ पे जो दिया गया है वो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। तो इसी को बोलते हैं, इस प्रकार से लिखने को ही बोलते हैं हम क्या, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ये और दूसरे रूप में क्या बना सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे
ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ गौर से देखो, जो 2 है 3 बार रिपीट हुआ यहाँ पे भी, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। कैसे बोलेंगे? 2 raised to the power 3, या 2 का क्यूब, या 2 का घन, कई तरीके से बोल सकते हैं इसको। धीरे धीरे आगे हम इसको सीखते रहेंगे। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा मैंने यहाँ पे, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं इसमें। चलो देखो भाई, गुणन और अपवर्तक वाले चैप्टर में ही आपका यहाँ पे एक चीज और आता है। जैसे उभयनिष्ठ गुणज हमने पढ़ा है, ऐसे ही उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, है ना, या कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपसे पूछेगा। देखो जरा, तो अगला जो टॉपिक है वही है हमारा उभयनिष्ठ। ठीक है, थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ेंगे समझेंगे समझ में आ जाएगा। उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक सवाल यहां से बनता है भाई, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ या कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ठीक, देखो जरा, तो आपको बता दिया उभयनिष्ठ क्या होता है। उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ कॉमन से समझ में आ जाएगा, और कॉमन का मतलब सभी बच्चे जानते भी होंगे। अगर दो बच्चे हैं और दोनों के पास एक जैसी पेंसिल है, तो वो पेंसिल दोनों बच्चों पे क्या है? कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, इसी को बोलते हैं कॉमन। तो देखो जरा, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 24 है ना, 24, और मैंने कहा यहाँ पे आपका सपोज करो 20 के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर बताओ। ठीक है, कॉमन फैक्टर बताओ भाई, 24 और 20 के। मैं यहाँ पे 2 नंबर ले रहा हूँ। एग्जाम में 2 से ज्यादा नंबर भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, उनको भी देखेंगे अभी, पहले यहाँ से समझिए। तो यहाँ पे आपके दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखो दोनों तरीके आपको बताता हूँ। 24 और 20 लिख दिया, ठीक हो गया। एक हो गया कि हम इसके क्या करें, सारे के सारे फैक्टर बना दे, सारे के सारे फैक्टर बना दे। आइए जरा बना दे, अभी शुरुआत में सिखा फैक्टर बनाना। तो देखो, 1 से भाग हो जाएगा बिल्कुल, 2 से भाग हो जाएगा बिल्कुल, 3 से जी, 4 से बिल्कुल, 6 से बिल्कुल, 8 से भाग हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये इसके क्या बनते जा रहे हैं? ये 24 के फैक्टर बनते जा रहे हैं भाई। ठीक है, 6, 8, फिर 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, सीधा 12 से। ये सब सिखा दिया मैंने शुरुआत में, 12 से। फिर इसके बाद सीधा ही 24 से। ये 24 के क्या बन गए? फैक्टर बन गए। 24 के सभी गुणनखंड लिख दिए। 20 के भी लिख दो फट देसी। 1 से भाग हो जाएगा बिल्कुल, 2 से बिल्कुल, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, है ना। ऐसे ही फिर इसके बाद सीधा ही 10 से होने वाला, 11, 12, 13, 14, 15 से नहीं होगा, सीधा ही 20 से होने वाला। क्लियर है क्या? तो मैंने 24 के और 20 के सभी गुणनखंड लिख दिए। ये कैसे हुआ, कहां से आया, शुरुआत में जाके आप देखिए बिल्कुल शुरुआत से इस वीडियो को। ठीक है, देखो, अब देखो कॉमन, कॉमन देखना है। तो देखो कॉमन, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, तो एक तो हो गया कॉमन 1। फिर देखो, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, बिल्कुल, तो 2 भी कॉमन हो गया। 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, तो 4 भी कॉमन हो गया। 5 दोनों में नहीं है। फिर इसके बाद और गौर से देखो, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऐसे ये जो नंबर लिखे मैंने, 1, 2, 4, यही हमारे क्या बन गए हैं? कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे इनको बच्चों? कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर बन गए, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड। समझ में आया क्या? तो 1, 2 को 1, 2, 1, 2, 4 इसके कॉमन फैक्टर बन गए। एक तो इस रूप में पेपर में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कोमा लगा लगा के देगा। और एक आपके इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के अंतर्गत पूछ सकता है। तो देखो, तो अगर ऐसे पूछेगा तो आप ऐसे बना देंगे, और अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो वो क्या करेगा, इसके गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह लगा के दे देगा। गुणा का जो साइन है, मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है बीच में, उसे लगा के जब पूछ लेगा। देखो जरा, देखो दूसरे दूसरे तरीके से जो पूछेगा वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे 24 है, तो आप 24 के क्या करें? फैक्टर बनाओ। देखो 24, तो 8 या 24 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, या तो ऐसे लिखेगा, या फिर कैसे लिखेगा? 2 की पावर 3 गुना 3। ये बात और ये बात दोनों बराबर है, इक्वल है। 20 के भी लिखो, 4 पंजे 20 होता है, तो 2 की पावर 2, या पहले ऐसे लिख देता हूं मैं,
2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। या कैसे लिखेंगे इसे, 2 की पावर 2 गुना 5। अब देखो इस रूप में पहले से दे सकता है या आपसे बनाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। कैसे भी हो, कैसे भी बना के दे सकता है आपसे। वो पूछा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए, तो अगर या तो खुद बना लो ऐसे, या एग्जामिनर आपको खुद बना के ही इस चीज को दे सकता है। तो कॉमन फैक्टर आप छाटिए, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ये कैसे आया, कहां से आया, ये चीज आपको पहले ही सिखा चुका हूं। नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे 24 है, तो ये अभी अभी करना सिखाया। अभाज्य गुणनखंड निकालना, प्राइम फैक्टर बना लो, ठीक है। तो ऐसे इसको भाग करते रहेंगे आप 2 से, ठीक है। ये भाग करना मैंने सिखाया है, यहाँ पे लिख दिया। फिर ऐसे ही 20 के बना लो, ठीक है। 2 से भाग कर देंगे, जो भाग फलाएगा यहाँ लिख देंगे। 2 से फिर भाग करेंगे, जो भाग फलाएगा यहाँ लिख देंगे। फिर लास्ट में ये, तो ये यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया, मुझे याद थे, मुझे आता है इसलिए मैंने लिख दिया। आप इसको साइड में भाग कर करके प्रॉपर तरीके से इसको करिए, ठीक है। चलो देखो कॉमन फैक्टर बनाना है तो गौर से देखो जरा। देखो 2 इसके पास भी है, बिल्कुल इसके पास भी है, हाँ जी। अब देखो एक तो 2 गुना 2 मिल रहा है, 2 गुना 2 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो 2 गुना 2, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, या 2 गुना 2 क्या लिख सकते हैं आप, 4। या तो ऐसे उत्तर मिलेगा, या ऐसे उत्तर मिलेगा, या ऐसे उत्तर मिलेगा। समझेगा मेरी बात में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। 24 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4। ये आंसर हो सकता है पेपर में, ऑप्शन के अनुसार हमें जवाब देना होगा, ठीक है। 2 की पावर 2 के रूप में लिखा हो सकता है, 2 गुना 2 के रूप में लिखा हो सकता है, ठीक है। तो 4 इनका कॉमन फैक्टर हुआ। इसको आप मेंटली भी निकाल सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। कैसे, देखो तो हमें इसका कॉमन फैक्टर बताना। तो आप खुद सोचिए यार कि 24 और 20 को, ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 को पूरा भाग कर दे और 20 को पूरा भाग कर दे। जो पूरा भाग कर देगा वो इसका क्या बन जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड बन जाएगा, कॉमन फैक्टर बन जाएगा। यानी कि कॉमन संख्या ढूंढो जो 24 को भाग करे और 20 को, वही कॉमन फैक्टर है। जबानी भी निकाल सकते हैं आप इसको। चलिए अगर 3 संख्या देगा या 4 देगा तब भी हम इसको ऐसे ही बना देंगे। चलो एक आध एग्जाम्पल हो लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 72, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे 56, और मैंने आपसे कहा कि भाई आप जो इसमें 60 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, है ना। कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर 3 नंबर ले, यहाँ पे 3 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप गौर से देखें तो ऐसा नंबर चुनिए जो इन तीनों ही नंबर को काट सके, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से, ठीक है। ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटता, ठीक है। तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, और नहीं ऐसे दिख रहा है तो कोई बात नहीं, करो भाई, ठीक है। 72 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, 56 को और 60 को, सबको सबके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड बनाना सिखाया है, ठीक है। 72 देखो कैसे, ऐसे बना लो आप, फटने से रखो कॉपी में इसको। 2 से भाग किया 36, 2 से भाग किया, ठीक है 18, 2 से भाग किया, ठीक है 9, और फिर 3 से भाग किया, ठीक है, और फिर 3 से। तो ये आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक हो गया 56। मैं बिल्कुल बारीकी से बना के दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप इसको डायरेक्ट सीखेंगे, ठीक है। तो देखो 2 से काटेंगे 28, 2 से काटेंगे 14, और 2 से काटेंगे हम यहाँ से 7, ठीक है, और 7 से काटेंगे 1। तो 56 के बन गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। 60 बनाना है तो 60 को भी ऐसे ही ब्रेक कर देंगे आप, 2 से भाग करेंगे 30 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे, ठीक है 5, और 5 से भाग करेंगे 1। तो ये आ गया हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5।
तो यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया है। मैं इसको मेंटल भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, ठीक है, तब इसको आप कर पाएंगे, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आनेगा, ठीक है। तो मैंने इसके फैक्टर बना लिए। अब इसके क्या करो, कॉमन फैक्टर ढूंढ दो। तो कॉमन फैक्टर देखो, दो इसके पास भी है, बिल्कुल इसके पास भी, इसके पास भी। तो एक मिल गया, दो। एक यहाँ पे देखो, ये भी और ये भी, ठीक है। तो दो गुणा लगा के दूसरा लिख दो। फिर दो इसके पास है, दो इसके पास, लेकिन इसके पास खत्म हो चुके हैं तो इसको नहीं लेंगे। तीन इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, छोड़ देंगे। तीन इसके पास है, इस पे खत्म हो, इस पे भी है, बाकी पे नहीं है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये जो नंबर मिल रहा है हमें, ये दो गुना दो, तीनों के पास उपस्थित है, तीनों के पास अवेलेबल है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो इसलिए दो गुना दो यानी कि चार, ठीक है, या दो की पावर दो, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चार कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं। गुणज क्या होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है, डेफिनेशन बताई, कैसे होगा सवाल, किस तरीके से होगा वो भी बताया। फिर फैक्टर क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताया। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है ना। ये सब चीज़ मैंने आपको सिखा दी है, यही चीज़ें बनेगी आपके पेपर में। ठीक, बाकी मैं इसको कुछ आपके लिए सवाल लेके आऊँगा, उसको वहाँ पे देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नए नए जो नया लेक्चर है उसके साथ मिलेंगे नए नई वीडियो में। तो देखते हैं कि नया कॉन्सेप्ट क्या आएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से बढ़िया से समझिए और अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।